सभी का इस स्पेशल सेशन में स्वागत है। जैसा सभी को मालूम है, नीट की डेट आ गई है। सभी को इंतज़ार भी था और डेट जो है वो आपकी घोषित हो चुकी है। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो आपका इनऑर्गेनिक में हमें लगता है कि ज़्यादा पूछा जा सकता है या जिसकी पॉसिबिलिटी अच्छी है, या यूँ कह लीजिए कि लास्ट टाइम पर उसको रिवाइज करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा हमने पहले भी कहा था बेटा, ये वो टॉपिक हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, तो इनको अच्छे से करना है। ऑब्वियस सी बात है, पूरा करना सबसे बेस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, नो डाउट, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है ना, ये जो टॉपिक मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, एक एक टॉपिक से हमने कुछ जो छोटे छोटे से पॉइंट लिए हैं जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको नाम इनऑर्गेनिटी दिया है हमने, क्योंकि ये आपके नीट में काम आएगा, ऐसा हम आशा रखते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या पीरियोडिक टेबल में पूछा जा सकता है? देखिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑब्वियस सी बात है, ट्रेंड अधिक पूछे जाते हैं ना। अक्सर हमने देखा है कि ट्रेंड पूछते हैं, मतलब ऑर्डर पूछते हैं। तो उन ऑर्डर के अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है ना, वो सेकंड और थर्ड पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब खास तौर पर ध्यान रखना, सेकंड वाला जो है ना, सेकंड पीरियड जो है उसके आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर आपसे साइज का भी ऑर्डर पूछ सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर पूछ सकते हैं 13 ग्रुप के लिए। 13 ग्रुप मतलब कौन सा हो गया बेटा? बोरोन फैमिली के लिए पूछा जा सकता है। यहां पर आपको ध्यान हो, विशेष रूप से आपको ध्यान देना है एल्यूमिनियम और गैलियम पर, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा अच्छी होती है। एल्यूमिनियम और गैलियम पर प्रश्न आता है, इनके साइज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर हमने देखा है। ठीक है, फिर है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का भी क्वेश्चन अक्सर बनते देखा है, जिसका डिसीजन हम किससे लेते हैं? Z/E से, यानी प्रोटॉन की संख्या अपॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरह का, देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सबसे मतलब पैटर्न क्वेश्चन है ये, इसमें ऑर्डर आपसे पूछता है। तो उम्मीद है आपको ध्यान आ गया मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं। यहां फिलहाल हम केवल टॉपिक आपको बता रहे हैं, डिटेल फिलहाल हम बात नहीं कर रहे, लेकिन सभी टॉपिक आपको एनसीईआरटी में लगभग मिल जाएंगे। तो इसलिए कहां से पढ़ेंगे वो भी आप समझ गए होंगे। फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, यह प्रश्न भी दिखाई देता है, जिसमें s इलेक्ट्रॉन्स की अक्रियता बढ़ती जाती है और उससे ऑक्सीकरण अंक पर क्या असर पड़ता है, यह क्वेश्चन बनता दिखाई देता है। और इसके बाद EA का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसे शॉर्ट में मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन बंधुता कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कह लीजिए। उसमें सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन आता है। जैसा आपको ध्यान होगा, हेलोजन में ClFbRI है, ये तो बेहद पॉपुलर प्रश्न है। ये थर्ड पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड में, थर्ड वाले की ज्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पीरियडिक टेबल से तैयार करने ही हैं, ये तो मस्ट हैं। इसके अलावा जितने करोगे उतना बेनिफिट रहेगा, नो डाउट, लेकिन ये तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी ही चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। अक्सर हम हाइड्रोजन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसको हम थोड़ा ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है तो छोटा चैप्टर है, पर कभी कभी इससे क्वेश्चन बनता है। तो हाइड्रोजन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर क्वेश्चन आएगा, इंडस्ट्रियल मेथड भी आ सकती है, लैब भी आ सकती है। हाइड्राइड के क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग टाइप के हाइड्राइड होते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज नो डाउट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें टेम्पररी और परमानेंट उसका रिमूवल से रिलेटेड है। ये है असली स्टार। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछते हैं कि इनमें से किस रिएक्शन में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। उसके पीछे कारण है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, रिड्यूसिंग भी होता है। तो इसका जज करना कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसका सीधा तरीका बता रहा हूं, जो दूसरा रिएजेंट है ना इसके साथ में, उसको आप देख लीजिएगा। यदि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, वो रिड्यूस हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, है ना। अक्सर पूछते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, इसकी कोशिश की जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दे दिए जाएं। लेकिन फिलहाल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पर हमेशा क्वेश्चन बनता है आइडेंटिफाई करने के लिए। और स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, यदि आपको ध्यान हो तो सॉलिड और गैस स्टेट की ओपन बुक ज्योमेट्री होती है, अलग अलग इसके एंगल हैं, दोनों ही स्टेट में पूछे जा सकते हैं, लास्ट में दे भी रखे हैं। ठीक है बेटा, तो इतना आपको हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर करना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एस ब्लॉक में
ये है बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेरिलियम से बेरियम तक सॉल्युबिलिटी और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक सॉल्युबिलिटी बहुत आता है। यही मैं बता देता हूं कि ये वाले में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल राष्ट्रीय सवाल लायक है भाई। और इधर जो है ना सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। जैसा हमने कहा यहां डिटेल संभव नहीं है, पर कुछ पॉइंट जो बिल्कुल इजी और बेहद इंपॉर्टेंट है उनको हम बता देते हैं। तो ये नो डाउट आता है। लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन कि भाई पैरामैग्नेटिक किस वजह से है, कंडक्टेंस किस वजह से है, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, थोड़े टाइम तक रखूंगा तो क्या होगा, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है लिक्विड अमोनिया से रिलेटेड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट एंड कार्बोनेट कि भाई लिथियम नाइट्रेट को गर्म करता हूं तो क्या बनेगा, NaNO3 को गर्म करता हूं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट को गर्म करता हूं तो क्या बनेगा। हमेशा लिथियम अपने ग्रुप से अलग बिहेवियर दिखाता है। तो कार्बोनेट पर, नाइट्रेट पर हीटिंग इफेक्ट इज अगेन अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फ्लेम टेस्ट कौन नहीं देता, एक तो ये, और कलर भी याद करने पड़ सकते हैं क्योंकि नीट में वो आजकल प्योर याद करने के बेसिस पर भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो कलर भी आपको, क्योंकि इसके कलर काफी पॉपुलर हैं, तो ये याद रखने पड़ेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप ध्यान होगा, डायगोनल पर प्रेजेंट एटम जो एलिमेंट हैं वो सिमिलरिटी शो करते हैं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है आपको एस ब्लॉक से तैयार कर लेने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, कुछ तो एक एक लाइन की बातें हैं। जैसे फ्लेम टेस्ट है, मैक्सिमम 2-3 लाइन है। ये हीटिंग इफेक्ट है, केवल 1-2 लाइन के अंदर सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। पी ब्लॉक, देखिए पी ब्लॉक बड़ा चैप्टर है, नो डाउट क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं इससे, है ना। ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी पूछ लेता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है, स्ट्रक्चर पूछ लेता है। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, इसमें नो डाउट बोरेजीन, बोरेक्स ये है ही, बोरिक एसिड है ना, ये सारे आते हैं। इसमें एक ऑर्डर में यहां लिख देता हूं, लुईस एसिड कैरेक्टर, है ना। लुईस एसिड कैरेक्टर ये भी राष्ट्रीय सवाल के लायक है, लाइन में चल रहा है अभी। कैसे, BF3 का लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम होता है, फिर BCl3 का होता है, फिर BBr3 का होता है, और फिर Bi3 का होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे कहते हैं, बोरेजिन को कहते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसे कहते हैं, बोरोन नाइट्राइड को बोलते हैं। तो बोरोन के कंपाउंड से रिलेटेड सिलिकॉन एंड सिलिकेट, नो डाउट इसमें भी क्वेश्चन बनता है। सिलिकेट में तो अक्सर ये पूछते हैं कि इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, तो SiO4 4- होती है। और सिलिकॉन में क्वेश्चन आता है कि क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन कैसे बनता है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन किस तरह से बनता है। तो बेटा ये सब, क्योंकि सारी चीजें लगभग आपको मिल जाएंगी बुक में, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन वाला मामला नहीं है, सिर्फ मैं पॉइंट बता रहा हूं कि सर बोले आप इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए, तो वो एक अलग से जो है वो शेड्यूल कर देंगे। लेकिन फिलहाल केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो इतना ही है सिर्फ, ठीक है ना। फिर आता है रिएक्शंस, हेलोजन है बेटा, ये हेलोजन प्लस NaOH वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फॉर्मेशन, सबसे प्योरेस्ट मेथड कौन सी है, एजाइड वाली। किसको हीट करने पर नाइट्रोजन बनती है, किसको हीट करने पर अमोनिया बनती है। मेटल प्लस HNO3, क्योंकि HNO3 जो है वो बहुत तरह से बिहेव करता है, डाइल्यूट है तो अलग करेगा, जिंक के साथ अलग करेगा, कॉपर के साथ अलग करेगा। इसमें खास तौर पे जिंक या कॉपर में से कोई एक आधा आता है, और इसमें क्लोरीन आता है, ठंडे के साथ अलग, गर्म के साथ अलग। उम्मीद है कुछ ध्यान आ गया होगा आपको। मैं यहां कॉमनली लिख देना चाहता हूं कि जहां भी आपको डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन दिखाई दे, डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन का मतलब होता है विषमानुपातीकरण, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा। जहां दिखाई दे उसे तैयार कर लेना। डिसप्रपोर्शनिएशन जिसमें एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज होती है और वही रिड्यूस होती है, बहुत ज्यादा पूछने की संभावना होती है। डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन जहां भी दिखे वह आपको तैयार कर लेनी चाहिए। इनके हाइड्रोलाइसिस भी खास है। अमोनिया Cl2 दो केस होते हैं, ये एक्सिस में अमोनिया या फिर Cl2, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अक्सर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉपर्टी बेस्ड आ जाता है। 2 टेबल आपकी बनी हुई है, उनको ध्यान रखना है। जिनन के कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी यदि मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो XCF6 की स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आती है, जो कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछता है। हालांकि XCF2 भी आ सकता है, XCF4 भी आ सकता है, XCO3 भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना XCF6 के। यदि कोई सिंगल बात करता है तो उसमें सर्वाधिक पॉसिबिलिटी नो डाउट किसकी है, Xc के कंपाउंड्स की ही है। हमेशा यहां Xc के कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी,
ठीक है बेटा। फिर आते हैं अपन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पर। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि पूछना होगा तो वो डी और एफ का होगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से कर लेने, खासतौर पर लेंथेनाइट। लेंथेनाइट में भी यदि मैं बताऊं तो गैडोलिनियम जो होता है आपका, उस पर सर्वाधिक आता है। और भी बन सकते हैं नो डाउट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, 64 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेना। ये तो आएगा ही आएगा, एक आधा क्वेश्चन KMnO4 या K2Cr2O7 में से। इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर पर, खास तौर पर क्वेश्चन किस पे आता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला, या मैं ये कह सकता हूं कि एन फैक्टर वाला। और बता दूं, रेडॉक्स का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें भी बैलेंसिंग इसकी ही पूछते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग भी इन्हीं की आ जाती है। हालांकि रेडॉक्स को हम रखेंगे कहां पर, आपका फिजिकल में रख देंगे, लेकिन रेडॉक्स की बैलेंसिंग जब आती है तो वो भी आपके इन्हीं की पूछ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछते हैं, साइज का ऑर्डर पूछते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में सर्वाधिक पूछे जाने वाला सवाल 3D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, क्रोमियम का होता है। 4D में मोलिब्डेनम और टंगस्टन लास्ट के अंदर जो 5D है उसके अंदर। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल स्टार है ये बेटा, हमेशा पूछा जाता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या, पेटेंट क्वेश्चन है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, इसके कॉन्सिक्वेंस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की है। एक शायद मिश मेटल से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, जो एक प्रकार की एलॉय है, किसकी, लेंथेनाइट्स की। ठीक है, तो डीएफ ब्लॉक वाले में आपको खास तौर पर ध्यान कॉन्फ़िगरेशन पर देना है। हमें ऐसा लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आपको देखने में मिल सकता है, एज वेल एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो है ही। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बड़ा चैप्टर है फिर से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आता है, नो डाउट एट ऑल। इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, ये फॉर्मूला तो काम आपके पेपर में मान के चलो कि आएगा ही आएगा, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है, N इज अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। निकल के कॉम्प्लेक्स जो है, ये हर बार लगभग अल्टरनेट तौर पे पूछते हैं। नीट या जेई में से किसी एक में ये ना आए ऐसा नहीं होता, हमेशा पूछा जाता है। इन तीनों में से एक कैसा पूछेगा, इसकी स्ट्रक्चर पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है, यही दो क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन टेट्राहाइड्रल है, इस तरह का क्वेश्चन। ये तीनों तो आपको याद हो जाने चाहिए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, कई जगह स्प्लिटिंग भी लिखा रहता है, ये आपको एनसीईआरटी से बाहर का मामला है, इसका फॉर्मूला नहीं है वहां, लेकिन ये पूछा जाता है फिर भी, इससे पहले नीट में आ चुका है। लिंकेज आइसोमरिज्म पर आ सकता है, नो डाउट। ऑप्टिकल पर आ सकता है। इस तरह के ये जो है ना, इसके सिस और ट्रांस पर खास आता है क्वेश्चन। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस ट्रांस पर आता है, क्योंकि सिस इसका ऑप्टिकली एक्टिव होता है पर ट्रांस नहीं होता। ये क्वेश्चन खास तौर पर आता है। और एक आपको बता दूं, एंटी कैंसर वाला, एंटी कैंसर स्पीसीज सिस प्लेटीन है, उम्मीद है सुने होंगे आप इस बारे में, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो हमको मेनली पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस का देखना ही देखना है। CFAC देख सकते हैं आप, और आइसोमेरिज्म में लिंकेज पर विशेष ध्यान देना। वैसे तो बहुत ही आसान होती है इसकी आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल वाली बहुत इजी होती है, थोड़ी दिक्कत आपको स्टीरियो में आती है। तो स्टीरियो के अंदर एटलीस्ट ये कॉम्प्लेक्स तो आपको देख ही लेना चाहिए, MAA2B2 या फिर एक MA3B3, क्योंकि इसके फेस और मर दो तरह के आइसोमर बनते हैं, इसको भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, GI में मिलेगा ये ज्योमेट्रिकल के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट हो गए आपके कोऑर्डिनेशन के। फिर हम बात करते हैं मेटलर्जी की, तो और के फॉर्मूले पर प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा। एनसीईआरटी में जितने उतना तैयार कर लेना, जैसे गैलेना वगैरह कुछ ऑल टाइम फेवरेट यदि मैं बात करूं तो गैलेना जो है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है, या फिर मेलेकाइट जो है वो भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, और आयरन के ना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ब्लास्ट फर्नेस आयरन की, उसका जो डायग्राम है वो पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन आता है। असली क्वेश्चन ये है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि इसमें अपन CaF2 प्लस Na3AlF6 को किस लिए मिलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में ये क्यों मिलाए जाते हैं, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और कंडक्टेंस बढ़े। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा है। सेल्फ रिडक्शन होता है कॉपर के अंदर, है ना, आपके जो दे रखा है उसमें तो कॉपर ही है,
जिसमें SO2 निकलती है और इससे जो कॉपर बनता है उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, जिसमें 98% कॉपर होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर कैसा फॉर्म है, प्योर है, इम्प्योर है, तो अल्टीमेटली 98% है तो प्योर तो नहीं होगा, है तो इम्प्योर ही, 100% तो नहीं है ना, तो ब्लिस्टर कॉपर वाला क्वेश्चन आता है। वेपर फेज रिफाइनिंग, आपको ध्यान है मॉन्ड और वैन एर्केल दोनों में से कोई एक आधा आ जाता है कि भाई निकल के लिए कौन सी यूज होती है, टाइटेनियम के लिए कौन सी यूज होती है, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये बात होगी आपकी मेटलर्जी वाली। एक और इसमें जो चैप्टर है जिसको हमें देखना चाहिए वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग, है ना। केमिकल बॉन्डिंग यूं तो अलग से तो क्या है, ये सब में शामिल हो जाता है, फिर भी इसको हम निश्चित तौर पर देखेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप सभी ब्लॉक से एसोसिएटेड भी मान सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट नो डाउट हाइब्रिडाइजेशन तो आएगा ही आएगा, पर वो निश्चित तौर पे पी ब्लॉक के ही ज्यादातर आते हैं। दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज MOT, यह क्वेश्चन MOT का एक आता ही आता है। कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, N2 N2+, इनके जो ऑर्डर होते हैं स्टेबिलिटी के, वो सारे कुछ। एक क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं, कौन सा वाला, डाइपोल मोमेंट का, है ना। इस पर भी हमने कई बार क्वेश्चन देखा है, डाइपोल मोमेंट पर कई बार प्रश्न बनते हमने देखा है। और फजान्स लॉ के एप्लीकेशन, फजान्स लॉ का एप्लीकेशन जो है वो वाला पोर्शन आपको आयोनिक में करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये सभी लगभग जो भी इंपॉर्टेंट बनते थे इनऑर्गेनिक साइड से वो हमने आपको बता दिए हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करें, बाकी भी करें, लेकिन इन्हें इतने अच्छे से कर लेना कि ये 100% आपके करेक्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।